ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क में आप लोग को जो दिया था एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बताओ भाई, S1O1 फर्स्ट का, S1 का फर्स्ट एंड सेवेंथ। अच्छा, थर्मोकेमिस्ट्री का बता रहे हो आप। ओके, तो थर्मोकेमिस्ट्री में S1 एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड सेवेंथ। और S1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो। लाइन जो है वो कमर्शियली प्रिपेयर करते हो CaCO3 से, डेल्टा यू निकालना है। 1 मोल सॉलिड CaCO3 एब्जॉर्ब 180 किलो जूल ऑफ हीट, और ये इतने बार पे इतना इतना। देखो डेल्टा यू निकालना है, हीट एब्जॉर्ब लिखा है ना, तो Q प्लस 180 किलो जूल। और तुमसे कह रहा है जो CaCO3 है रिएक्शन में दे रखा है, जो CaCO3 सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस में। और यहाँ पे दे रखा है कि भाई 34 ml, 16 ml और 20 लीटर। 34 ml, 16 ml और 20 लीटर, और प्रेशर है 1 बार। तो वॉल्यूम यानी वर्क कैसे निकालते हो आप? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? -P टाइम्स ऑफ V2 - V1, है ना। रिएक्शन में आप डेल्टा NG/RT लगा सकते हो, लेकिन टेम्परेचर तो पता नहीं है। तो प्रेशर है 1 बार, और वॉल्यूम हो गया 20 लीटर प्लस 16/1000 लीटर माइनस 34/1000 लीटर। सॉलिड का वॉल्यूम गैस से काफी कम होता है, वो साफ साफ दिख रहा है, ये नॉर्मल है। तो ये हो गया -20 बार लीटर, और बेटा ये हो गया -20 बार लीटर, यानी कि जूल में चाहिए ना, इंटू 100 डिवाइड बाई 1000, यानी -2 किलो जूल। ये W आ गया, और Q पता है, डेल्टा यू Q प्लस W लगा देना, तो वो 178 आ जा रहा है, साफ साफ, है ना। फिर उसके बाद आपको पूछना था क्वेश्चन नंबर 7। उसके पहले कुछ और। तो 7th में कह रहा है एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन 50 ml एथिलीन, 50 ml हाइड्रोजन, और डेल्टा H गिवन है। तो बेटा क्या कह रहा है? एथिलीन प्लस हाइड्रोजन क्या देता है? C2H6। एथिलीन प्लस हाइड्रोजन से मिलता है C2H6, और डेल्टा H गिवन है इसका -0.31 किलो जूल, ऐसा गिवन है। तो बेटा 50 ml एथिलीन, 50 ml हाइड्रोजन, तो ये 50 ml, ये 50 ml, ये कुछ नहीं था। अब देखो तुम्हें पता है डेल्टा H को डेल्टा यू है, तो तुम दो तरीके से कर सकते हो, या तो डेल्टा NG/RT या P V2 - V1, जैसा आपको ठीक लगे। तो इसमें एंथैल्पी चेंज निकालना है, सॉरी एंथैल्पी चेंज गिवन है, और डेल्टा यू निकालना है। तो हम यहाँ पे जब खत्म होगा तो क्या होगा? ये खत्म हो जाए, कितना बचेगा? बनेगा 50 ml। नहीं, एक से बनता है एक एक, और गैस है तो वॉल्यूम का यूज कर सकते हो आप, नहीं। अब डेल्टा H क्या है? -0.31 किलो जूल, डेल्टा U प्लस P2V2 - P1V1, तो P कितना है? 1.5 बार। तो 1.5 बार बाहर ले लेंगे, V2 - V1 50 - 100। अब बेटा ये ml में है, डिवाइड बाई 1000, ये हो गया बार लीटर, ये बार लीटर, इधर किलो जूल है, तो इंटू 101 जूल डिवाइड बाई 1000 किलो जूल। समझ रहे हो? इसका आंसर आना चाहिए मेरे ख्याल से डेल्टा यू, है ना। ओके, फिर उसके बाद S1 के बाद कुछ और O1 में 1 to 5 दिया था, तो उसमें कुछ पूछना है किसी को? कोई नंबर क्या इसी में? हाँ क्या इसमें डेल्टा NG/RT ऐसा -1 कर दें?
मतलब कौन सा -1 क्या चीज? डेल्टा एन जी -1 से कर सकते, लेकिन टेम्परेचर नहीं बन है ना। डेल्टा एन जी आरटी लगा सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर नहीं पता इसमें ना, चक्कर ये हो गया है। ठीक है। ओके, देन उसके बाद ओवन में कुछ और, सेकंड, ओवन में सेकंड वाला। अच्छा, ये स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पड़ा हुआ है ये। ओके, ठीक है, अभी सर्कल कर लो उसको, अभी रहने दो, है ना। ये स्टार्टिंग में पड़ा हुआ है क्वेश्चन, सर्कल कर लो उसको। वैसे तो बता भी सकता हूँ, लेकिन ठीक है, थोड़ा एक आध क्लास पार भी हो जाएगा ये। सेकंड वाला सर्कल कर लो। कुछ और किसी को? हाँ, इसका ओवन का पांचवा, ऐसा। ओवन के पांचवे में है, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड बाय द कंबशन ऑफ 12 ग्राम C3H4। तो बेटा देखो क्या है ना, तुम्हें एक रिएक्शन गिवन है, उस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली 1939 किलो जूल हीट रिलीज हो रही है, जब 1 मोल C3H4 4 मोल O2 से रिएक्शन कर रहा है। तो तुम कितने मोल की बात कर रहे हो? C3H4 का 12 ग्राम है, मोल कितने हो गए? 40 से डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, तो 0.3 मोल है। तो जो गिवन है C3H4 के, ये 0.3 मोल C3H4 के गिवन है। अब रिएक्शन के हिसाब से 1 मोल C3H4, 1 मोल C3H4 जब रिएक्शन करता है तो कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होती है वहां पर? 1939। तो 0.3 मोल जब C3H4 रिएक्शन करेगा तो कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी? ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। ठीक है ना। कुछ और किसी को? हाँ, S1 का। हाँ, क्यों, क्या कर दिया हम लोगों ने? क्योंकि मैंने 180 किलो जूल कांस्टेंट प्रेशर की हीट। नहीं, क्यों तो +180 किलो जूल होगा, लेकिन वो डेल्टा एच के बराबर क्यों होगा? अरे तुम कह रहे हो कि वो कांस्टेंट प्रेशर पे है, ऐसा मान के कर लिया ना, और फिर डेल्टा यू निकाल लिया उससे, ऐसा। देन 52 - 2 मैंने लगा दिया, ऐसा कर सकते हो, वैसे हो जाएगा। हो रहा होगा मेरे ख्याल से, उसी पे आंसर आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कर सकते हो, वैसे हो जाएगा, कर लेना, कांस्टेंट प्रेशर की हीट मांगी, कर लिया आप। कुछ और किसी को पूछना है इसमें? अच्छा, थर्मो 1 भी था ना कुछ बचा हुआ? O2 दिया है, ओके, थर्मो 1 की O2, थर्मो 1 की O2, बताओ भाई। पहला, ओके, ठीक है। कितने क्वेश्चन थे इसमें? 20, और इसमें कुछ हो चुके थे पहले कि नहीं हुए थे? वो भी नहीं हुआ था, तो बहुत टाइम लगा होगा तो करने में, नहीं? हम्म। ऑनलाइन स्टूडेंट, आवाज आ रही है आपको? कुछ मैसेज आया था इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है, आ रही है। चलो देखो भाई, ये तो बहुत, मतलब अपने बोला भी नहीं, मुझे लगा कि शायद पहले आता हो चुका होगा O2, तो मैं दे दिया आपको। टाइम लगा होगा मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो। चलो देखते हैं इतना भी हो पाता है। पहला क्वेश्चन देख लो। एक इंसुलेटेड चैम्बर है जिसमें टू
एक इंसुलेटेड कंटेनर है जिसमें गैस है, दो चैम्बर में, insulating partition है, one of the chamber has volume V1 and contains ideal gas at P1 T1, other chamber में volume V2 है और उसमें P2 T2 है. Partition is removed without doing any work on the gas. Final equilibrium temperature निकालना है. देखना है यहाँ पर, यहाँ पे एक पार्टीशन लगा हुआ है और गैस है प्रेजेंट P1 V1 T1 पर, P2 V2 T2. ठीक है, ये पार्टीशन है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है. इंसुलेटेड है, इंसुलेटिंग पार्टीशन, one of the chambers has volume V1 and contains ideal gas इतना इतना इतना, same ideal gas. If the partition is removed without doing any work on the gas, बेटा ये कह रहा है पार्टीशन हटा दिया गया यहां से और वर्क डन क्या है, 0. तो फाइनल टेम्परेचर बताए. अब हमें ये पता है कि जब ये पार्टीशन हटेगा तो एक फाइनल टेम्परेचर रीच होने वाला है. ठीक, कुछ भी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा भाई, इसका मान लो 40 है, इसका 35 है, तो एक फाइनल टेम्परेचर, कुछ कॉमन टेम्परेचर आएगा बीच का. तो इसमें क्या करना है, मुझे निकालना यही है शायद कि फाइनल टेम्परेचर बताना है और ऐसा ऐसा करने को कहा गया है. ठीक है, तो ठीक है, ये इंसुलेटेड कंटेनर, वन ऑफ द चैम्बर V1 T1. ओके, तो देखो यहां पर करेंगे क्या कि वर्क डन 0 है और कह रहा है कि इंसुलेटेड है, ये पूरी तरह से इंसुलेटेड है, यानी हीट एक्सचेंज क्या हो गया, 0. तो क्यू भी क्या है इसका, 0. ये इंसुलेटेड हुआ तो क्यू भी हो गया 0, तो यानी डेल्टा यू की वैल्यू 0. अब डेल्टा यू 0 होने का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में आप देखोगे तो एक फाइनल टेम्परेचर रीच हो रहा है, तो किसी का टेम्परेचर बढ़ा होगा, किसी का टेम्परेचर घटा हुआ होगा. लेकिन डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, पहले कंटेनर में देखें तो N1 CV आइडियल गैस है, TF माइनस T1. सेकेंड कंटेनर में देखें तो सेकेंड पार्टीशन में N2 CV TF माइनस T2 इक्वल टू 0. ठीक है, गैस सेम है तो CV सेम होगा, गैस सेम है तो CV सेम है दोनों का. अब मुझे एक चीज और देख सकते हैं कि यहां पर N1 क्या हो गया, CV तो हटा देते हैं, यहां से N2 हटा देते हैं, तो CV N1 क्या हुआ, P1 V1 बाई RT1 TF माइनस T1 प्लस P2 V2 बाई RT2 TF माइनस T2 इक्वल टू 0. ठीक है ना, ठीक है. अब इससे TF नहीं आया क्या, एक मिनट रुको, P1 V1 R भी हट जाएगा यहां से, P1 V1 प्लस P2 V2. ना मुझे लग रहा है सही होगा आंसर, कि बहुत ही सिंपल सा हो गया, इतना सिंपल ही होगा क्या ये, तो R हट जा रहा है यहां से, तो TF सीधे आ जाएगा इतना आसानी से. आंसर क्या दिया इसका, A TF. ठीक है ना, जो भी है आंसर बस सिंपली, तो सिंपली हुआ फिर तो. फिर बताओ सेकंड थर्ड में कुछ और, सेवेंथ फोर्थ वाला, एक रियल गैस है, वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस में जा रहा है, 2 बार 40 लीटर 300 केल्विन से 4 बार 30 लीटर 300 केल्विन तक अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 4 बार. एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस. तो डेल्टा H रियल गैस है. अच्छा रियल गैस है तो हमारे पास फॉर्मूले बहुत कम वैलिड है. ठीक है, तो हम NCP T2 - T1 तो भूल जाए, इसमें जो यूज कर सकते हैं Q 0 है, और तुम कहां से कहां तक ले जा रहे हो, 2 बार
40 लीटर 300 केल्विन से कहां तक पहुंचना है हमें? 4 बार 3 लीटर 300 केल्विन, 4 बार 3 लीटर 300 केल्विन अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4 बार। तो P एक्सटर्नल कितना है? 4 बार। तो क्या मैं वर्क निकाल सकता हूं बेसिक फॉर्मूले से? माइनस इंटीग्रल 4 V2 माइनस V1, P एक्सटर्नल 3 माइनस 30 है। ओके, तो 30 लीटर माइनस 40 तो कितना आ जा रहा है? ये 10 हुआ 40, तो 40 बार लीटर, ठीक है ना? ये वर्क हो गया हमारा। आंसर भी बार लीटर जूल में चाहिए। और मुझे निकालना क्या? डेल्टा एच। तो बेटा डब्ल्यू जो है वही डेल्टा यू हुआ क्योंकि क्यू जीरो है, और डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू तो हमेशा हो सकता है P2 V2 माइनस P1 V1। तो डेल्टा यू क्या है? 40। P2 V2 क्या हो गया? 4 इंटू 30 माइनस 2 इंटू 40, 89 120 कितना आ रहा है? 80 बार लीटर, और तुम जूल में कन्वर्ट कर लेना इसको 100, ठीक है? ओके, फिर आगे बताओ। 6 का दिल्ली, 6 का दिल्ली। ओके, for same change in volume of ideal gas, delta U is less in adiabatic expansion than in isobaric expansion. If expansion start from same initial state, so same change in volume of ideal gas, delta U is less in adiabatic expansion than in isobaric expansion. If expansion start with same initial state, डेल्टा यू एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोबारिक और एक्सपेंशन है। ठीक है, देखो ये ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि एक बार एडियाबेटिक एक्सपेंशन है और एक बार आइसोबारिक एक्सपेंशन है, ठीक? दोनों में डेल्टा यू का फॉर्मूला आइडियल गैस है तो NCV T2 माइनस T1 तो लगा ही सकते हैं पर, ठीक है? आइडियल गैस लिख ही दिया उसने। अब किसका डेल्टा यू ज्यादा होगा, किसका डेल्टा यू कम होगा? अब आप ये देखो, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में होती है कूलिंग, तो टेम्परेचर घटेगा तो डेल्टा यू नेगेटिव आने वाला है। और एडियाबेटिक आइसोबारिक एक्सपेंशन में अगर ध्यान दें तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो प्रेशर नहीं बदल रहा, आइसोबारिक है, एन नहीं बदलता, आर नहीं बदलता। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या हुआ? यहां पर डेल्टा यू का साइन क्या होगा? पॉजिटिव, नहीं? तब तो डेल्टा यू बड़ा होगा। एडियाबेटिक कूलिंग होती है ना, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हमेशा कूलिंग होती है, अपन ने कॉपी में लिखा है आपको। इसमें तो ठीक है, ये तो ये है ना ऐसा। अभी आते हैं 10 वाले में भी, एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ, और कुछ इसमें 6 वाले में बी, बॉम्बे, for same change in temperature of ideal gas through adiabatic process, magnitude of W will be same in reversible and in irreversible process. तो बेटा कह रहा है सेम चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है एडियाबेटिक का? तो बेटा यही होता है ना, NCV T2 माइनस T1, तो सेम ही रहेगा, नहीं? यही तो होता है ना एडियाबेटिक का, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, यही फॉर्मूला लगाते हो। टेम्परेचर निकालने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन अगर डेल्टा टी सेम कर दे तब तो सेम ही होगा ना। हाँ, उसके बाद 7th कोई पर्टिकुलर पार्ट, दिल्ली, सी और दिल्ली। हाँ बेटा, सी तो हमने लिखाया था ना, सारी हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर डिपेंडेंट, जितनी भी हीट कैपेसिटी होती है सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। हम मान लेते हैं उन्हें कांस्टेंट, तो सही लग रहा है मुझे सी वाला। दिल्ली, ओके दिल्ली। ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ H2O at 1 atm 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2O मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। देखो टेम्परेचर का नहीं बदल रहा है, H2O गैस से H2O लिक्विड,
H2O गैस से H2O लिक्विड, सॉरी लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस में जब जा रहे हो और टेम्परेचर 373 केल्विन ही है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम ही रहेगी, गैस की ज्यादा होती है। मुझे लगता है आपको एक्चुअल में क्या होगा ना, जब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, तो किस तरह की बॉइलिंग हो रही होगी वहां पर, जो वहां पे लिक्विड के मॉलिक्यूल है ना, वो बहुत तेजी से मूव करेंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी और गैस की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी अलग हो जाएगी, ये मान सकते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी होता तो मैं बोल सकता बॉन्डिंग एरिया डिफरेंट है, यही तो वही रहेगी। और कुछ इसमें सातवें में, बॉम्बे, okay, during fusion of ice into water enthalpy change and internal energy change are almost same। बेटा क्या है ना, आइस वाटर में जा रहा है, H2O सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो आप बताओ डेल्टा एच और डेल्टा यू का एक्सप्रेशन क्या होगा? डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। और सॉलिड लिक्विड के लिए टर्म काफी नेग्लेजिबल होता है, या आप ऐसा समझो डेल्टा NG/RT भी लगा सकते हो ना फेज चेंज में आप, और डेल्टा NG जीरो है, मान लो इसको नहीं भी लगाया, आप बोलो कि आइडियल गैस के लिए ट्रू है, ठीक है ना लगाओ, इससे भी देख सकते हो, इग्नोरेबल है ये वैल्यूज तो, डेल्टा एच और डेल्टा यू लगभग सेम होंगे। फिर ए बी, internal energy of H2O remains constant during conversion of liquid into vapor at constant temperature। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्या लग रहा है? गलत है, ये मेरे ख्याल से तो गलती है। डेल्टा यू रिमेन्स कांस्टेंट, भाई कहां से सेम हो सकता है? लिक्विड वाटर, लिक्विड और वेपर में, तो H2O लिक्विड और H2O वेपर। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या? कई तरह की एनर्जी का समेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का। तो काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं रहने वाली, बॉन्डिंग बिहेवियर अलग अलग होगा, तो इंटरनल एनर्जी अलग अलग होगी। अगर तुम सोच रहे हो NCV डेल्टा टी से, तो वो एप्लीकेबल नहीं है फेज चेंज और रिएक्शन के लिए, है ना, वो एप्लीकेबल नहीं है फेज चेंज और रिएक्शन के लिए। काइनेटिक एनर्जी नहीं, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, काइनेटिक एनर्जी केवल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। आप अगर टेम्परेचर नहीं बदल रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी उतनी की उतनी रहेगी। यहाँ पे जो था, ये वाला पार्ट था H2O लिक्विड से H2O गैस, उसकी काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी। इंटरनल एनर्जी बदलेगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी, इसलिए बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलने वाली। कुछ और किसी को? 10th वाले में आ रहा हूं बस, 10th में है। ओके 10th में आते हैं, बस 10 तक ही करेंगे आज। ड्यू टू adiabatic expansion the temperature of ideal gas always decreases। देखो ऑलवेज है ना, तो ऑलवेज में प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम कहां पे आ रही है मैं बता देता हूं आपको। एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन अगर हुआ तो फिर टेम्परेचर डिक्रीज नहीं करता। वैसे तो नॉर्मल आइडियल गैस में हमेशा कूलिंग होती है एडियाबेटिकली, अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन है तो कूलिंग होगी, टेम्परेचर घटेगा। लेकिन एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन हुआ, तो एडियाबेटिक का मतलब क्यू जीरो, फ्री एक्सपेंशन का मतलब डब्ल्यू जीरो यानी डेल्टा यू जीरो। तो NCV T2 माइनस T1 इक्वल टू जीरो, T2 इक्वल टू T1, है ना। एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन में ये ट्रू नहीं बैठेगा, 10वें का पहला स्टेटमेंट, बाकी हर जगह पे ट्रू है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन नॉर्मली बोलोगे तो वो ट्रू स्टेटमेंट, लेकिन ऑलवेज कहना गड़बड़ हो जाता है ना। ठीक है, अपन 10 तक ही कर रहे हैं, कुछ पूछना है इसमें से? 9th में स्टेटमेंट, हाँ हाँ ले सकते हो। एक मिनट रुकना, बस एक मिनट। नाइन्थ में ये कह रहा है
कि there is no change in enthalpy of an ideal gas during compression at constant temperature. constant temperature पे एंथैल्पी चेंज नहीं होगा, ठीक है। डेल्टा एच एन सी पी डेल्टा टी, एंथैल्पी ऑफ आइडियल गैस इज फंक्शन ऑफ टी एंड टी। नहीं, एंथैल्पी आइडियल गैस का फंक्शन ऑफ टी है, टी का फंक्शन कहाँ है? अरे वो तो मैंने ये बहुत जनरल हुआ था ना, एच इज अ फंक्शन ऑफ पीवी या एच इज अ फंक्शन ऑफ पीटी। आइडियल गैस में तो केवल एच फंक्शन ऑफ टी होता है ना, प्रेशर का फंक्शन क्या होता है? आइडियल गैस में तो एच केवल टी पे डिपेंड करता है ना? ठीक है। आठवां वाला देखो भाई, आठवां वाला भी देख लो। देखो, सपोज द वॉल्यूम ऑफ सर्टेन आइडियल गैस इज डबल्ड, तो वॉल्यूम वी से टू वी किया गया। काइनेटिक एनर्जी गिवन है E1 E2 E3 E4, तो पहला वाला आइसोथर्मल एक्सपेंशन में तो बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी E1 की E1 रहेगी। नहीं समझ रहे हो ना, ये तो बदलेगा नहीं। बी पार्ट, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, हाँ चेंज है, डेल्टा ई इक्वल टू E1 है। क्या मतलब? E1 चेंज है, अच्छा ये जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो हो जाएगा ऐसा, ठीक है। ये E1 तो जीरो होगा। फिर बेटा टेम्परेचर, इसमें एक्सपेंशन एडियाबेटिक तो कूलिंग होगी ना, तो कूलिंग में टेम्परेचर घटेगा, तो यहां पर जो E2 की वैल्यू डेल्टा ई वो घटने वाला, नेगेटिव होने वाला है, ये जीरो हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा, है ना। तीसरा वाला फ्री एक्सपेंशन, तो फ्री एक्सपेंशन इंसुलेटेड, तो ये भी वर्क जीरो, क्यू जीरो, डेल्टा यू जीरो, यानी एन सी वी T2 माइनस T1 इक्वल टू जीरो, तो इसका भी टेम्परेचर सेम, यानी E3 जीरो। और चौथा वही, अभी तो था ये वाला क्वेश्चन, आइसोबारिक एक्सपेंशन, तो आइसोबारिक एक्सपेंशन, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा P इक्वल टू एनआरटी से, और टेम्परेचर बढ़ने वाला है तो E4 पॉजिटिव, सबसे ज्यादा E4 कर लोगे फिर तो, ठीक है। चलो इसको एंड करते हैं, आगे फिर और डिस्कशन लिखेंगे, टाइम कम हो गया। किसकी सीट थी? आपकी सीट थी ना। चलो थ्योरी में आते हैं। बच्चों प्रीवियस क्लास में हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देख रहे थे, सुनना ध्यान से। एक बार मैं याद दिला देता हूँ आपको, हम लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया तो हमने कहा दो तरह की रिएक्शन है, एक्सो और एंडो। फिर हमने कहा कि हीट ऑफ रिएक्शन है, उसका मतलब होता है जो नंबर गिवन है, अगर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, अगर उतने ही मोल रिएक्ट करे तो एनर्जी इन्वॉल्व जो होती है उसको हम बोलते हैं पर मोल, है ना। जैसे डेल्टा एच 25 किलो जूल पर मोल लिखा है, तो पर मोल रिएक्शन का होता है। पर मोल रिएक्शन का मतलब जो कोफिशिएंट गिवन है उतने ही मोल अगर रिएक्शन करें तो इतनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी। फिर हम लोग उसके बाद आगे बढ़े थे थर्ड वाले में, और हमने ये देखा था कि इस मतलब हाँ, हीट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो पहला होगा टेम्परेचर, आप टेम्परेचर बदलोगे तो रिएक्शन की हीट बदल जाएगी। दूसरा होगा स्टेट ऑफ सब्सटेंस, तीसरा एलोट्रोपिक फॉर्म, और चौथा रिएक्शन कंडीशन। एक रिएक्शन आप कांस्टेंट प्रेशर पे कराते हो और कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराओगे तो एनर्जी एक्सचेंजेस विल बी डिफरेंट, डेल्टा एच और डेल्टा यू, और दोनों बराबर नहीं होंगे, डेल्टा एन जी आर टू बीच में आएगा, या पी टू वी टू माइनस P1 V1। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि
हम लोगों ने, हाँ, वर्क इन अ रिएक्शन माइनस डेल्टा एनजीआरटी और डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, वो भी सब समझा। और अगेन वो ध्यान देना कि आपका डेल्टा एच को डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी होता है, वो जो गिवन कोफिशिएंट्स हैं उसके हिसाब से आप निकाल लेते हो। और कहा जाए कि नहीं 18 मोल के लिए बताओ या 15 मोल के लिए बताओ, तो उतने नंबर्स अपन मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। और वो वर्क में भी हम लोगों ने इसी तरह से समझा हुआ था। फिर फर्दर हम लोगों ने उसके बाद क्या किया था कि हीट ऑफ रिएक्शन के हम लोगों ने सबसेट्स देख लिए थे, क्या क्या हो सकते हैं। एक फॉर्मेशन हो गया, कंबसन हो गया, बॉन्ड एंथैल्पी हो गया, लैटिस एंथैल्पी एंड सो ऑन। ऐसे कई तरह की एंथैल्पी का समेशन होता है, समेशन नहीं, वो सेट के अंदर आते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के। तो उसके बाद हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को स्टडी किया था। वो क्या कहता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, एक मोल कंपाउंड को फॉर्म करना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, और एलिमेंट नेचर में जिस फॉर्म में होता है आपको उसी फॉर्म में लेना है। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो एलिमेंट होते हैं आपको उसी फॉर्म में उन एलिमेंट्स को लेना होता है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने किया हुआ था। और हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस लिख के समझाई थी कि भाई आपको प्रोडक्ट में 1 लेना है, रिएक्टेंट साइड में उनके नेचुरल फॉर्म लेने हैं और एलिमेंटल फॉर्म लेने हैं, जो एलिमेंट्स के फॉर्म में वो लेना है। और कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म भी डिसाइड किया था। कार्बन का कौन सा एलोट्रोपिक फॉर्म लेंगे, ग्रेफाइट, सल्फर का रोम्बिक, टिन का व्हाइट और फास्फोरस का भी व्हाइट वैरायटी को हमने रेफरेंस स्टेट माना हुआ है, ठीक। और फर्दर हम लोगों ने ये बोला था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन सब की, जिनको हमने रेफरेंस माना ना, उन सब की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने 0 मान ली है ना, कि भाई वो तो पहले से प्रेजेंट है तो उसको फॉर्म नहीं करना, तो उन सबके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वी हैव कंसीडर्ड टू बी 0। और इसी तरह से एक आयन की भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 मान ली गई है। कौन सा आयन था, H प्लस एक्वस, H प्लस एक्वस, पानी में घुला हुआ, गैसेस में नहीं, H प्लस एक्वस ही लिखाया था ना मैंने, तो H प्लस एक्वस का 0। और ऐसे गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन भी H प्लस एक्वस का 0 मान लिया गया, ठीक है। और अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें एप्लीकेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एप्लीकेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एप्लीकेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो बेटा इसमें जो मेन इसका एप्लीकेशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जो मेन एप्लीकेशन होता है वो है टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आप लिखना, टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन की एंथैल्पी को फाइंड आउट करना हम फॉर्मेशन की एंथैल्पी से कैसे कर सकते हैं वो अपन समझना है। टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब देखना ध्यान से, अगर मान लो कोई रिएक्शन आए, सपोज करो C2H4 प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू C2H6, एक रिएक्शन लिखी हुई है। ये फॉर्मेशन थोड़ी ना है, फॉर्मेशन होता तो इसका 1 मोल इसके एलिमेंट से बनता, एलिमेंट तो है नहीं है। तो इस रिएक्शन की सपोज करो एंथैल्पी निकालने को बोल दे, कहते कि भाई इस रिएक्शन की एंथैल्पी बताओ, और तुम्हें डेटा सबके गिवन है फॉर्मेशन के, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, वैल्यू गिवन है 300 किलो जूल, इसका 25, इसका 0 ही होगा, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सबके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मान लो आपको गिवन है, इन सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है, नंबर्स में गिवन होगा। और किसी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना है तो इसके लिए शॉर्टकट मेथड होता है ना। वो मेथड कैसे होगा वो अपन देखते हैं। पहले ये बताओ, क्या आप इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख सकते हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की किससे बनाएंगे उसको, कितने कार्बन, 2, और कितने हाइड्रोजन, 2H2 ना, एलिमेंट्स बनाएंगे ना, एलिमेंटल फॉर्म या रेफरेंस स्टेट से ऐसे बनाएंगे ना। तो क्या मैं जब इस तरह लिखूंगा यहाँ पे 1 रखते हुए, तो मैं इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकता हूँ इसका, दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1, मान लो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0, ये तो H2 से ही बनेगा, और इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी, ठीक। अच्छा, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कितने कार्बन, 2, और कितने हाइड्रोजन, 3। एक्चुअल में इसी से बनाओगे आप, है ना। तो दिस इज डेल्टा HF, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 3, मान लो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है।
अब होता क्या है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? स्टेट। आप चाहे तो ऐसे जाके ऐसे चले जाओ या फिर ऐसे जाओ, बात बराबर है। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा इक्वेट करता हूं तो डेल्टा एच एफ वन प्लस डेल्टा एच एफ टू जो कि जीरो है प्लस डेल्टा एच आर इक्वल टू डेल्टा एच एफ थ्री। तो अगर मैं इसको अकेला करता हूं डेल्टा एच रिएक्शन को, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच एफ थ्री माइनस डेल्टा एच एफ वन माइनस डेल्टा एच एफ टू, कुछ इस तरह से। तो ये किसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट, और किसका है, रिएक्टेंट। तो अगर तुम्हारे पास सभी का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया जाए और रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना है, तो एक शॉर्टकट मेथड होता है समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप शॉर्टकट इस मेथड से कर सकते हो, लेकिन कंडीशन है सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया जाए तो सीधे लगा दो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा धीरे धीरे कैसे करना होता है क्वेश्चन को। किसी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी हो और सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की डेटा गिवन है, तो समझ लेना कि तुम बहुत किस्मत वाले हो कि सीधे सीधे लगाना है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट और आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन करते हैं, आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा कैसे क्या इसको अप्रोच करना होगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड पे। कैलकुलेट डेल्टा एच रिएक्शन फॉर Fe2O3 solid plus 3CO gas gives you 2 Fe solid plus 3CO2 gas। एक रिएक्शन लिखी हुई है Fe2O3 solid plus 3CO gas gives you 2 Fe solid plus 3CO2 gas। इनिशियल रैप कर दो क्या? इसमें कुछ डेटा गिवन है बच्चों, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको CO गैस का गिवन है A, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन Fe2O3 सॉलिड का गिवन है B, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 गैस का गिवन है C। मतलब वैल्यूज होगी 25, 87 कुछ वैल्यूज होंगी, मैंने ABC के टर्म में लिख दिया। ठीक है, नोट करो इसको, क्वेश्चन लिखो, मतलब सॉल्व करो इसको, है ना। लिखो भाई, फैन की बड़ी प्रॉब्लम होती है हर साल, किसी को चाहिए होता है किसी को नहीं चाहिए होता है ना। ठंड आ जाएगी तब बढ़िया रहेगा, किसी को नहीं चाहिए होगा, है ना। है ना, एसी चाहिए मतलब कोई मतलब नहीं, फैन वैन ऐसी वैसी का। क्वेश्चन करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, है ना, फालतू का। ओके चलो क्वेश्चन करो, है ना। देखो थोड़ा सिंपल से दिया है मैंने, है ना, थोड़ा सोचो।
है ना, क्या आंसर आना चाहिए? 3C माइनस बी माइनस 3A, ऐसा। ओके, तो बच्चे बता रहे हैं कुछ ये आंसर 3C माइनस बी माइनस 3A। ठीक, तो अगर तुम्हें सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दिया जाए, अच्छा इसका कितना होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? जीरो, फ्री एलिमेंट का जीरो होता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, सोल्यूशन क्या हो सकता है, अगर रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना है, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ध्यान देना ये 1 मोल का है ना, यहाँ पे अगर 2 मोल है, 3 मोल, तो 3 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। तो क्या होगा, फॉर्मेशन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या हो गया, 2 × 0 प्लस 3 × CO2 का C, ऐसे क्या होगा, माइनस रिएक्टेंट Fe2O3 B, और कितना CO है 3, तो प्लस 3 × A। तो तुम्हारे पास आंसर हो गया 3C माइनस B माइनस 3A। ठीक है ना, और कुछ खास तो था नहीं, ये सिंपली था। अच्छा, अब देखना यहां पर, देखो ये तो हो गया शॉर्टकट मेथड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जो लग जाता है। देखना हर एक क्वेश्चन करने का, इस थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर में मैंने पहले बोला फॉर्मूले नहीं है, डेफिनेशंस है। तो होता क्या है कि एक तरीका तो शॉर्टकट होगा, जो आपके सामने कोई ना कोई तरीके से अगर आप करोगे तो मतलब मिलता है, क्वेश्चन में कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा। एक तरीका होता है यूनिवर्सल मेथड, जो हमेशा लगता है लेकिन लेंदी होता है बहुत सॉल्व करने में। वो क्या होता है यूनिवर्सल मेथड में कि आपको जो डेटा गिवन है उनकी डेफिनेशन से रिएक्शन लिखनी पड़ेगी इन सबकी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के 3 डेटा गिवन है, इनकी रिएक्शन लिखो डेटा के डेफिनेशन से, और फिर जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है ना, उन तीनों को मॉडिफाई करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैसे भी करके उसको निकालने की कोशिश करो, आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। मैं करके दिखाता हूं आपको, एक पहली बार है तो मेथड 2 मैं बता देता हूं, ये मेथड 1 नहीं तो शॉर्टकट है ना। तो इसमें मेथड 2 में क्या होगा, एक बार देखना फिर नोट करना आप। देखो पहली डेफिनेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, कैसे लिखोगे, CO गैस 1 मोल बनाना है, किससे बनाएंगे, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ ऑफ O2 गैस। अब मैं ग्रेफाइट नहीं लिख रहा हूं, ग्रेफाइट से बनाएंगे। ठीक, कितनी एनर्जी है उसकी, A, 1 ही मोल। डेफिनेशन बिल्कुल गलत मत करना वरना आंसर गलत आएगा। 1 ही मोल बनाएंगे, एलिमेंट से बनाएंगे, उसको गड़बड़ी नहीं करेंगे। सेकेंड Fe2O3 की, Fe2O3 में क्या होगा, Fe2O3 सॉलिड किससे बनेगा, 2Fe सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस। कितनी एनर्जी इन्वॉल्व है, B। और CO2 में, तो CO2 गैस किससे बनाएंगे, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस। ये कितना हो गया एनर्जी, C। फिर तुम उस रिएक्शन पे ध्यान दो जो तुम्हें निकालना है। रिएक्शन में जो तुम्हें चाहिए, रिक्वायर्ड रिएक्शन में Fe2O3 किधर चाहिए, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट। 1 by 1 हर एक कंपाउंड को देखो, सबसे पहले Fe2O3 लेफ्ट में चाहिए। यहाँ कहाँ Fe2O3 है, राइट में, और है ना 1 है, वहां भी 1 चाहिए, यहाँ भी 1 है। तो मैं क्या करूंगा, इसको जस्ट रिवर्स कर दूंगा। तो अगर मैं नंबरिंग कर दूं इसको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो रिवर्सिंग सेकेंड रिएक्शन, तो ठीक उल्टा इसको, Fe2O3 से क्या बना, 2Fe प्लस 3/2 O2, वो गैस असली लिख रहा मैं। ठीक, ये कितना एनर्जी हो गई, -B। फिर सेकेंड कंपाउंड देखो क्या चाहिए, 3CO। CO कहां से मिलेगा, पहले से, लेकिन यहां पर 1 है, मुझे कितना चाहिए, 3, और वो भी लेफ्ट में, तो उसको पलटूंगा और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो रिवर्सिंग इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाइंग इट विथ 3, तो क्या हुआ, 3CO 3C प्लस 3/2 O2, कितनी एनर्जी हो गई इसकी, 3A -3A। फिर अगला कंपोनेंट देखो, 2Fe सॉलिड, तो 2Fe तो मुझे मिल ही गया है। फिर अगला देखो 3CO2, CO2 कहां से मिल सकता है, यहाँ पे थर्ड से, लेकिन यहाँ 1 CO2 है, कितना CO2 चाहिए, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 CO2, यहाँ पे 3 कार्बन प्लस 3 O2, ये कितनी एनर्जी हो गई, 3C। अगर तुमने सब कुछ ठीक किया है तो अपने आप ऐड करते ही तुम्हें रिएक्शन मिल जाएगी तुम्हारी और आंसर आ जाएगा, और बाकी सब एक्स्ट्रा टर्म कैंसिल हो जाएंगे। आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 कार्बन है और ये 3 कार्बन कैंसिल, दिस इज 3/2 3/2 O2, 3 O2 कैंसिल,
और हमें रिक्वायर्ड रिएक्शन मिल गई Fe2O3 प्लस 3CO gives you 2Fe प्लस 3CO2। रिक्वायर्ड रिएक्शन मिली और इसको ऐड करेंगे तो एनर्जी भी ऐड कर सकते हैं। क्या एनर्जी हो गई? 3C माइनस बी माइनस 3 है, वही आंसर है ना, वही आंसर मिलेगा। लेकिन ये प्रॉपर मेथड है, लेकिन टाइम टेकिंग है ना, लेकिन इससे आंसर हमेशा आएगा। अगर आपके पास टाइम है इनफ पेपर के वक्त तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई शॉर्टकट दिख जाए तो वो जल्दी आंसर देगा, और आपको नहीं दिख रहा है तो रिएक्शन लिख के उसको मॉडिफाई करके आप आंसर हमेशा निकाल सकते हो। ठीक है, नोट करो, उसको दोनों नोट कर लो। एक्चुअल में होता क्या है ना, इतना तो शरीफ नहीं होगा कि सारे फॉर्मेशन के लिए डेटा तुम्हें दे देगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकालो, बहुत कम चांस है। होता क्या है क्वेश्चन में, इसका फॉर्मेशन होगा, इसका कंबशन होगा, इसका सब्लिमेशन होगा, 5-6 तरह की एनर्जी होती है वहां पे। तो अगर कोई शॉर्टकट दिख जाए तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो आप रिएक्शन लिख के आंसर निकाल सकते हो। डेफिनेशन लेकिन फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे मैंने बोला था कि चैप्टर में डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूं ना। एक रिएक्शन गिवन है, CaO solid plus 3 carbon solid gives you CaC2 solid plus CO gas। रिएक्शन लिखो, CaO solid plus 3 carbon solid gives you CaC2 solid plus CO gas। और सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी गिवन है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CaO solid minus 152 किलो कैलोरी पर मोल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CaC2 सॉलिड गिवन है -14, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO गैस का भी गिवन है -26। क्वेश्चन है, -14 और -26 लिखा आपने क्वेश्चन को? बोलूं मैं क्वेश्चन आगे का? हाउ मच हीट विल बी रिक्वायर्ड। क्वेश्चन है, हाउ मच हीट विल बी रिक्वायर्ड at constant pressure? How much heat will be required at constant pressure? How much heat will be required at constant pressure to produce 1.28 kilogram? How much heat will be required to produce, sorry, how much heat will be required at constant pressure to produce 1.28 kilogram of CaC2? 1.28 kilogram CaC2 as per reaction, as per reaction। क्वेश्चन आया है IIT में 1992 में। ठीक है, पहले का बहुत पहले का है, लेकिन है वही सब फॉर्मेशन और में।
कितना आ रहा है आंसर? 2240, 2240। क्या करना पड़ेगा इसमें? रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है। क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब देखो, पहले अगर तुम्हें सारे डेटा फॉर्मेशन के मिल जाए तो आप शॉर्टकट यूज करो बिना कोई दिमाग लगाए। यहाँ पे इसका फॉर्मेशन गिवन है, सीओ का भी गिवन है और सीएओ का भी गिवन है। कार्बन में कितना आता है? 0, फ्री एलिमेंट है। तो बेटा सीधे हम यूज करेंगे, CaC2 का कितना है? -14 प्लस -26 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में CaO -152। कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? 112 किलो कैलोरी पर मोल। अच्छा, ये पर मोल का मतलब क्या हुआ? पर मोल ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के हिसाब से 1 मोल, यानी 1 मोल CaC2 के लिए इतनी एनर्जी इन्वॉल्व है। और कितने मोल CaC2 दिया रखा है उसको निकाल लो, बस उससे कर लेना, है ना। तो इसमें करना क्या पड़ेगा तुम्हें? मोल्स ऑफ CaC2 1.28, तो 1280 डिवाइड बाई 64, कितने मोल हो गए? 20 मोल्स। तो 1 मोल CaC2 के लिए एनर्जी इन्वॉल्व थी 112 किलो कैलोरी। तो 20 मोल के लिए कर लोगे ना, 112 इंटू 20 कितना हो गया? 2240 किलो कैलोरी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। अगर आपको लगे कि नहीं मैं रिएक्शन लिख के करना चाहता हूं तो आप उससे भी 100% आंसर आएगा, कोई इसमें डाउट ही नहीं है ना। अगला क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट, लिख रहे हो क्या? अच्छा, पहले क्वेश्चन लिख लो फिर आप नोट कर लेना बोर्ड से, है ना। कैलकुलेट डेल्टा एचएफ, डेल्टा एचएफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है N2O5 गैस का, डेल्टा एचएफ N2O5 गैस यूजिंग गिवन डेटा। कैलकुलेट डेल्टा एचएफ N2O5 यूजिंग गिवन डेटा। मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, कुछ डेटा जो आपको गिवन है। 2NO गैस प्लस O2 गैस gives you 2NO2 गैस। इसका डेल्टा H आपको गिवन है -114 किलो जूल पर मोल। और एक और रिएक्शन आपको गिवन है 4NO2 गैस प्लस O2 गैस gives you N2O5, 2N2O5 गैस। इसका डेल्टा H आपको गिवन है -102 किलो जूल पर मोल। इसके अलावा बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन NO गैस का भी गिवन है 90 किलो जूल पर मोल। करो, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन N2O5 का फाइंड आउट करना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन N2O5 का कैलकुलेट करके देखो। देखो, ये जो मैं फिर से बोल दे रहा हूं एक बार, इसमें फॉर्मूले ना होने की वजह से ये ओपन टाइप की चीज होती है कि आप किसी भी 2-3 मेथड हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक साथ कई मेथड हो सकते हैं इसमें। तो क्योंकि फॉर्म से आइसोथर्मल ऐसे तुमने थर्मो 1 देखा तो वर्क डन आइसोथर्मल आया, तो हमेशा एक ही फॉर्मूला है -nRT1 V2V1, तो ऐसे कर लिया अपन लोगों ने। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको ओपनली सोचना पड़ेगा क्या कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है आंसर निकालने की। एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं क्वेश्चन करने के, है ना।
तो किसी का आंसर आया -440 -63। ओके देख लेते हैं, मुझे पता नहीं आंसर क्या है। नहीं नहीं करो, ऐसा नहीं अंधी मत मारो। कितना 30 +30। ओके +30 243। कर लो, सोच के करो। 15 -36। स्टेप बाय स्टेप करो, कुछ ना कुछ तरीका दिख जाएगा आपको करने के लिए। नहीं 30 आ रहा है 15। आंसर इसका 15 है, 15 आंसर है। ठीक है चलो देखो, जिनका नहीं हुआ है ना, मैं एक मेथड कब दे रहा हूँ, दूसरे मेथड भी हो सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, दो तीन तो बता ही देता हूँ। एक मेथड ये हो सकता है कि आप दो रिएक्शन लिखेंगे ना, इसकी भी डेफिनेशन से रिएक्शन लिखो, और जो तुम्हें निकालना है उसकी रिएक्शन लिख के उसको मॉडिफाई करके आंसर निकाल लो। वो तो प्रॉपर मेथड है, जो यूनिवर्सल मेथड होता है, उससे 100% आंसर आएगा। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, एक मेथड ये भी हो सकता है कि अगर देखो मुझे क्या गिवन है, आप ध्यान दो, इसका फॉर्मेशन गिवन है, इसका फॉर्मेशन क्या है 0। क्या मैं इसका फॉर्मेशन निकाल सकता हूं इस रिएक्शन से? इसका फॉर्मेशन आ गया तो मैं इसका फॉर्मेशन को यहां यूज करूंगा, इसका फॉर्मेशन 0, तो इसका फॉर्मेशन निकाल सकता हूं सेकंड रिएक्शन से। ये हो सकता है, पॉसिबल मेथड्स हैं। ऐसे मान लो मैं अगर इसको कहता हूं रिएक्शन 1 एंड दिस इज रिएक्शन 2, तो रिएक्शन 1 के हिसाब से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट 2 into delta HF of NO2 प्रोडक्ट माइनस 2 into delta HF of NO। देखो चीजें बता दे रहा हूं, इस चैप्टर में आपको ऐसा हो सकता है कि काफी लोग कितना प्रॉब्लम फेस करें कंपेयर टू थर्मो 1, है ना, पहले ही बोल चुका हूं, क्योंकि थर्मो केमिस्ट्री है मेरे हिसाब से आसान है, मुझे ज्यादा कंफर्टेबली ये समझाना आसान रहता है, लेकिन बच्चे अपने आप करने में डिफिकल्टी आती है। तो इसलिए थोड़ा सा आप होमवर्क और सीरियसली मतलब ध्यान से सुनते हुए करो। मैं पहले बोला हूं 3 एंथैल्पी टर्म ही मेन है, जो पहले के 3 है, फॉर्मेशन, कंबसन और बॉन्ड एंथैल्पी। उसके बाद के भी हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते, अधिकतर क्वेश्चन इसी में आ जाएंगे आपके। तो इसमें मेरे पास NO का गिवन है, कितना है 90, तो मैं 90 रख के इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकता हूं। तो -114 इक्वल टू 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 -2 इंटू 90, तो 180 हुआ। इधर आगे कितना हो जाएगा ये निकालेंगे तो 66/2 33 शायद। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 आ गया कितना +33 किलो जूल पर मोल। ये 33 आ गया NO2 का। अब इसको यहां यूज कर लूंगा सेकंड रिएक्शन में, फिर से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन 2 के हिसाब से जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है -102 इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट, ध्यान समझना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5 जो मुझे निकालना है, -4 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दैट इज 33 प्लस 0, ऐसे ही किया, दैट इज 166 132 शायद, और इधर आएगा तो 30 30/2 15।
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन N2O5 का आ गया 15 किलो जूल पर मोल। ये मेथड 1 हो सकता था, ये मेथड 1 है। एक मेथड और क्या हो सकता है, आप दोनों रिएक्शन को जोड़ दो 20 से, हाँ, NO2 को हटाते हुए, इसको हटाते हुए दोनों को अगर जोड़ोगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जोड़ो तो ये NO2 हटेगा। केवल NO का तुम्हें डेटा पता है, इसका निकालना है, वो भी हो सकता है। लेकिन ये तुम पे क्लिक करेगा कि तुम कौन से मेथड को सोच पा रहे हो। वहां पे एक ही क्वेश्चन को अलग अलग करने के मेथड हैं, लेकिन अगर ना समझ में आए तो यूनिवर्सल मेथड तो रहेगा ही रहेगा हमेशा, रिएक्शन लिख के करने वाला। तो मैं दूसरा मेथड भी लिख देता हूं यहां पे। मेथड 2 में क्या करते हैं अपन, तो मेथड 2 में रिएक्शन 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता, 2 से, और रिएक्शन 2 में जोड़ देता। ऐसे ही करना था ना। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास लेफ्ट में क्या आ गया, 4NO गैस, और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2O2 प्लस O2 3O2 प्लस 3O2 गैस, प्रोडक्ट में क्या बना भाई मेरे पास 2N2O5 गैस। और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो डेल्टा एच कितना हो गया इसका, -114 इंटू 2 प्लस -102, कितना आ रहा है ये 228, 330 शायद, -330 इस रिएक्शन का डेल्टा एच। अब इसका फॉर्मेशन गिवन है, इसका निकालना। तो -330 इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5 माइनस रिएक्टेंट 4 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO कितना था 90 ना, 4 इंटू 90, तो ये 360 हुआ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 15 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो एक से ज्यादा मेथड होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। और अगेन फिर से यूनिवर्सल मेथड तो रहेगा, अब आपको कंफ्यूजन हो तो उससे कर लेना। आगे डालते हैं, अगली एंथैल्पी में आते हैं जो कि है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। हेडिंग डालो एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो लिख रहा है आप में से, एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा एच और बेस में सी से दिखाते हैं, बेस में सी से। कंबशन का मतलब क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर देना है, बर्न। तो होता क्या है एंथैल्पी ऑफ कंबशन में कि आपको 1 मोल लेना है कंपाउंड का, 1 मोल, उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना है, ताकि जितना भी कार्बन है किसमें कन्वर्ट हो जाए, CO2 में। H अगर है तो H2O में, है ना। अगर और भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, मैं लिखवा दूंगा, S को SO2 में, P को P4O10, और N है तो N को किसमें कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 5 ऑक्साइड्स हैं, N2O5 की N2O, N2O3। आपने ये रेडियोमेट्री में पढ़ा होगा कि N को किस ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, कंबशन में। N की रिएक्शन नहीं करवाते हैं O2 से, है ना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में रिएक्ट करते हैं, कंबशन चैम्बर में रिएक्शन नहीं करते वो। अगर इतना आसान होता है रिएक्शन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, तो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन खत्म हो चुका होता है, सर ऑक्सीजन, है ना। तो कोई रिएक्शन नहीं करवानी है N2 के साथ। मैं लिखवा दूंगा, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि आपको पता होगा, रेडियोमेट्री में करते हैं, लिखवाते हैं अपन। काफी मोल कॉन्सेप्ट आ भी रहा है तुम्हारे, है ना, रेगुलर में लोग कर ही रहे होगे, तब भी यही हाल है। चलो अच्छा, खैर ठीक है।
इसमें लिखो इट इज एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ कंबशन में लिखो इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन, it is enthalpy change when it is enthalpy change when 1 mole of compound, it is enthalpy change when 1 mole of compound, ब्रैकेट में लिखो mainly organic, when 1 mole of compound, ब्रैकेट में लिखो mainly organic, ब्रैकेट क्लोज करो, reacts with excess of oxygen, reacts with excess of oxygen, reacts with excess of oxygen to form combustion product, reacts with excess of oxygen to form combustion product, to form combustion product at constant PNT, to form combustion product at constant pressure and temperature, to at constant pressure and temperature. अच्छा, इसमें एक चीज और लिख लेना, इसमें लिखो generally combustion enthalpy is negative, जनरली कंबसन एंथैल्पी इज नेगेटिव। डेल्टा एच कंबसन होता है ना, वो ज्यादातर नेगेटिव होता है, हीट रिलीज होती है कंबसन में, जब ज्यादातर केस में हीट रिलीज होगी, इनफैक्ट सभी में रिलीज होती है हीट। तो इसमें सबसे पहली चीज वही करते हैं, इनकी रिएक्शन लिखी कैसे जाएगी, ठीक है। तो एक बार देखना पिछली बार की तरह कि इसको लिखने का तरीका क्या होगा, उसको देखते हैं। मैंने 1 मोल लिखाया था, 1 मोल ऑफ कंपाउंड ना, कंबसन, ठीक है, 1 मोल लिखा है। तो बेटा ऐसे मान लो आपको एंथैल्पी ऑफ कंबसन लिखना है C3H8 गैस का, ध्यान से देखना, C3H8 गैस का, तो एक इंटीजर में आ जाएगा, दूसरा ले लेता हूं, C6H6 लिक्विड का लिखना है, सपोज करो एंथैल्पी ऑफ कंबसन। तो क्या करना है, 1 मोल कंपाउंड लेंगे जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है C6H6 लिक्विड, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देंगे और जितना भी कार्बन है किसमें कन्वर्ट कर देंगे, CO2 गैस में, और H को H2O में, लिक्विड में। देखो मैं अभी 2-3 पॉइंट लिखवाऊंगा, उसमें पॉइंट ये भी होता है कि H की स्टेट, वाटर की स्टेट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, तो टेम्परेचर रिएक्शन कंडीशन का होगा। अगर टेम्परेचर ना दिया जाए तो हम रूम टेम्परेचर मान के लिक्विड मानते हैं उसको, ठीक है। तो ये H2O लिक्विड बनाएंगे, बैलेंस करेंगे, 6 कार्बन है तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, कितने ऑक्सीजन हो गए, 12×3 15, तो यहाँ पे 15/2। एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 1 ही आना चाहिए, कंबसन 1 मोल का ही कंबसन करना है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ जो मर्जी हो कर लो, 15/2 13/2 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सपोज करो, हाँ ये एंथैल्पी ऑफ कंबसन है, इसको आप रिएक्शन की भी एंथैल्पी बोल सकते हो, रिएक्शन की एंथैल्पी तो बोल ही सकते हैं। सपोज करो आपको एंथैल्पी ऑफ कंबसन कार्बन की लिखनी है, ग्रेफाइट की मान लो, तो आप कैसे लिखोगे इसको, 1 मोल कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस, किसमें कन्वर्ट होगा ये, CO2 गैस में, ठीक है ना। डेफिनेशन फॉलो हो रही है, 1 मोल है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 गैस, सही है। तो आप इसको एंथैल्पी ऑफ कंबसन बोल सकते हो और इसको रिएक्शन की भी एंथैल्पी बोल सकते हो, कह सकते हैं ना। अच्छा, क्या मैं इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही बोल सकता हूं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं, क्योंकि 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, CO2 का, CO2 का। तो क्या है, कंबसन किसका, ग्रेफाइट का, और फॉर्मेशन किसका, CO2 का। डेफिनेशन इसकी फॉलो हो रही है तो आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। सपोज करो मुझे लिखना है एंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन डायमंड का, तो हम कैसे लिखेंगे, 1 मोल कार्बन डायमंड लिया प्लस O2 गैस गिव्स यू, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 गैस। डेफिनेशन फॉलो हो रही है कंबसन की, ये हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है ना।
ये रिएक्शन की एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। क्या मैं इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही बोल सकता हूँ? नहीं, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 गैस का नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये डायमंड से बन रहा है, ग्रेफाइट से नहीं बन रहा है। फॉर्मेशन की डेफिनेशन में इसका इलेक्ट्रोलिक फॉर्म ग्रेफाइट होना चाहिए, तो ये मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 का नहीं बोल सकता, है ना। ऐसे ही अगर मान लो तुम्हें ऐसा कुछ रिएक्शन लिखा मिल जाए, कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म का ही, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव्स यू CO गैस, तो बैलेंस कर दिया, यहाँ पे 1 मोल लिया डेफिनेशन के हिसाब से, अगर मुझे कंबसन लिखना है तो यहाँ पे हाफ किया CO गैस। अब इसको मैं एंथैल्पी ऑफ कंबसन कार्बन ग्रेफाइट का बोल सकता हूं कि नहीं? ये ध्यान देना है तो कंबसन ही नहीं, रिएक्शन रिएक्शन तो कंबसन ही हो रही है, लेकिन ये पार्शियल कंबसन है, तो इसको एंथैल्पी ऑफ कंबसन नहीं बोलेंगे। हालांकि देखने में लग रहा है सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेकिन होता क्या है कि आपको CO2 ही बनाना है प्रोडक्ट में। अगर आप CO को भी अलाउ कर दोगे ना, तो कोई CO बनाएगा कोई CO2 बनाएगा, डेफिनेशन फॉलो नहीं होगी। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि सारे कार्बन को CO2 में ही कन्वर्ट करना है, तो आप उसको एंथैल्पी ऑफ कंबसन नहीं बोल सकते, लेकिन रिएक्शन तो सही है ना, तो मैं इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो बोल ही सकता हूँ, रिएक्शन तो बिल्कुल सही थी। क्या मैं इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही बोल सकता हूँ? किसका फॉर्मेशन? CO का, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हो और CO का। तो भाई उसकी डेफिनेशन पे बस जानना कि क्या ये डेफिनेशन फॉलो हो रही है, तो अगर फॉलो होगी तो उसको आप एंथैल्पी ऑफ कंबसन फॉर्मेशन कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे एक रिएक्शन और लिख लेते हैं। सपोज करो आपको लिखना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2O लिक्विड का, तो कैसे लिखोगे? H2O लिक्विड कैसे बनाते हैं? 1 मोल H2O लिक्विड बनाएंगे, किससे बनाएंगे? H2 गैस से और O2 गैस से। अब यहां पे तो 1 ही लेना है, क्या कर देंगे यहाँ पे? हाफ O2। फॉर्मेशन में डेफिनेशन याद है ना, 1 मोल फॉर्म करना है, एलिमेंट से फॉर्म करना है, एलिमेंट से फॉर्म कर दिया, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को फॉलो करेगा। ये रिएक्शन भी एंथैल्पी बोल सकते हैं। क्या मैं इसको एंथैल्पी ऑफ कंबसन भी बोल सकता हूं? एंथैल्पी ऑफ कंबसन किसी का बोल सकते हैं? एंथैल्पी ऑफ कंबसन किसका? H2 गैस का। मैंने लिखा मेनली ऑर्गेनिक, ऐसा नहीं कि हमेशा ऑर्गेनिक ही होगा, ठीक है। 1 मोल लिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, बना दिया उसका जो प्रोडक्ट होता है, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, आप बोल सकते हो। तो डेफिनेशंस को फॉलो करना और डेफिनेशंस को याद रखना थोड़ा सा, कि भाई ऐसे लिखा जाता है इसको, तभी हो पाएंगे, वरना फिर बीच में आप चैप्टर में फंस जाओगे और फिर आप कंफ्यूज हो गए और कुछ नहीं। डेफिनेशंस ही फॉलो करो इसमें। हम्म हम्म देखो, जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड ना ऑक्सीडेशन बोल देते हैं, कंबसन कम बोलते हैं उन्हें। जैसे आप Fe का अगर आपने O2 सेक्शन कराया तो Fe2O3 बना, तो वो ऑक्सीडेशन ऑफ Fe हो जाता है ना, तो वो कंबसन के अंदर कम आता है, तो उनकी डेफिनेशन जनरली आपको कंबसन के अंदर चैप्टर में नहीं मिलेंगी। कंबसन में मेनली फ्यूल टाइप की होती हैं चीजें, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका हम लोग कंबसन करवाते हैं, है ना। तो वैसे होता है, ऐसा नहीं कहेंगे कि Fe का नहीं हो सकता कंबसन, वो भी होता है। तो उसमें भी क्या है कि जो इसकी स्टेबल ऑक्साइड्स है वही बनाई जाती हैं, और जनरली इतना कोई पूछता नहीं है कि आपका कंबसन में Fe का, ऐसा तो टिन का, सारे एलिमेंट्स का होगा। कुछ का अपन लिख देंगे कि भाई ये कंपाउंड बनाते हैं प्रोडक्ट, जैसे S का SO2 बना देंगे। नॉन मेटल्स का मेनली हम थोड़ा फॉलो करते हैं ज्यादा इसमें, है ना। और देखो, अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सपोज करो Fe है, Fe का एंथैल्पी ऑफ कंबसन आ गया, वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो फिर उसमें गिवन होगा कि भाई ये किसमें कन्वर्ट करना है, FeO में कि Fe2O3 में। अच्छा, जो स्टैंडर्ड होता है कि हाँ इसमें कन्वर्ट ही करना है, तो फिर तुम्हें वो याद रखना होता है कि भाई C को CO2 में ही ले आना है। कोई नया कंपाउंड से टिन आ गया तो SNO होगा, SNO2 होगा,
तो वो तुम्हें मेंशन हो सकता है, अगर आएगा तो मेंशन होगा कि भाई इसमें कन्वर्ट कर दो इसको, है ना, ऐसा होता है। तो इसमें बढ़ते हैं आगे, डेफिनेशन लिख लिया, रिएक्शन लिखने का तरीका समझ लिया, कुछ नोट करके दो तीन पॉइंट्स लिख लेते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिख रहे हो अभी बोर्ड से, और जल्दी करो। सर हाँ कि वो सेकंड और फोर्थ पॉइंट में कि कंबशन नहीं हुआ ग्रेफाइट का, वो वाला पॉइंट नहीं समझ। एक मिनट शांत रहो तुम लोग। हाँ बोलो बेटा। सर वो आपने बोला था ना कि जैसे सेकंड में वो डेल्टा एच कंबशन हुआ ग्रेफाइट का, और फोर्थ में डेल्टा एच कंबशन नहीं हुआ ग्रेफाइट का, जिसमें सीओ फॉर्म हुआ था हाँ फोर्थ हाँ वाले। हाँ हाँ हाँ। और वो एक्चुअल में क्या है ना, कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, अभी मैं इसको लिखवाने वाला हूँ अगले नोट करके, कि कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स है वही फॉर्म होने चाहिए, जो भी कार्बन है उसका कंप्लीट कंबशन करना है CO2 में, एस को SO2 में, तो कंबशन रिएक्शन में डिफाइन कर दिया गया है कि यही प्रोडक्ट बनेंगे। पार्शियल कंबशन, या दिक्कत क्या है ना, अगर तुमने CO को भी कंबशन में ले ले तो ये कंबशन है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कंबशन नहीं है, लेकिन जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है उसकी डेफिनेशन में ये फैक्ट फिट नहीं बैठ रहा है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हमेशा कोई अपना पहले से नेचर में बना के दे दिया गया है, ये डेफिनेशंस ह्यूमंस ने क्रिएट की हैं कि भाई ऐसा ऐसा लिखा जाएगा तो उसको हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें CO2 का फॉर्मेशन बोला है, अब अगर आपने CO को भी मान लिया तो यहाँ CO भी हो सकता है, तो भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा, फिर वो कंफ्यूजन होगा कि क्या बोलेंगे बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन फिक्स है, इतनी हीट रिलीज होगी, अब अगर CO बनाओगे तो अलग हीट हो जाएगी वहां पर, तो वो प्रॉब्लम हो जा रही है वहां पे, ठीक है। तो इसमें नोट करके पॉइंट्स लिखो, नोट करके पहला पॉइंट है, नोट करके पहला पॉइंट है, ड्यूरिंग कंबशन रिएक्शन, नोट करके पहला पॉइंट लिखना, ड्यूरिंग कंबशन रिएक्शन, नोट करके पहला पॉइंट है, ड्यूरिंग कंबशन रिएक्शन फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ड्यूरिंग कंबशन रिएक्शन कॉमा फॉलोइंग प्रोडक्ट्स are considered to be formed, following products are considered to be formed, following products are considered to be formed। देखना बच्चों, यहाँ पे लिख लेना आप लोग भी नेक्स्ट टाइम में, जितना भी कार्बन है उसको कन्वर्ट करना है CO2 गैस में, जितना भी H है उसको कन्वर्ट करना है H2O में। नॉर्मली मैं अगला पॉइंट लिखवाने वाला हूं कि H2O की स्टेट ना दी जाए तो लिक्विड मानते हैं, लेकिन फिर भी आपको रिएक्शन टेम्परेचर देखना पड़ेगा, तो H2O लिख रहा है, इसका मैं स्टेट नहीं लिख रहा अभी। जितना भी S है कंपाउंड में अगर, तो उसको कन्वर्ट करना है SO2 गैस में, अगर जितना भी P है उसको कन्वर्ट करना है P4O10 सॉलिड में, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना है आपको कि ये कन्वर्जेंस आपको मानने हैं अगर ना दिए जाए तो, ठीक है, नोट करो इसको। ये चार कन्वर्जन मेनली कौन कौन से आएंगे, कार्बन और H का, मेनली तो ये मिलेगा आपको क्वेश्चंस में, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट लिखो, स्टेट ऑफ वाटर, स्टेट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, स्टेट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर mentioned in question, state of water depends on temperature mentioned in question, state of water depends on temperature mentioned in question, comma, however if temperature is not mentioned, however if temperature is not mentioned, then we consider H2O to be liquid, then we consider H2O to be liquid, H2O to be liquid during combustion reaction. We consider H2O to be liquid during combustion
रिएक्शन। तो वाटर की स्टेट आप लिक्विड मानना, अगर वो दे दे कि नहीं गैस है तो गैस लेंगे, अदरवाइज हम लिक्विड मान के ही करेंगे। तीसरा पॉइंट लिखो, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन reacts with oxygen, nitrogen reacts with oxygen only under extreme conditions, nitrogen reacts with oxygen only under extreme conditions, only under extreme condition। extreme condition मतलब क्या, कैटलिस्ट हो, लाइटनिंग हो, है ना, तो ये सब चीजें कुछ हो तब तो N2 और O2 रिएक्ट करता है। कंबसन में, सिंपल कंबसन चैम्बर में N2 और O2 रिएक्ट नहीं करते। यहीं पर तुमने जो लिखा है ना CHS और P, वहीं पर ही आप देख लेना कि अगर N है तो उसको N2 बना के छोड़ देंगे, N को अकेला N2 गैस बना के छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहीं पर आप ये मेंशन कर लेना, N को N2 गैस। ठीक है, अब इसमें लिखना, ये तुम्हारे पॉइंट्स हो गए कि भाई H का स्टेट क्या लेंगे, H2O लिक्विड के फॉर्म में, ये कुछ रिएक्शंस करवाएंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, N का रिएक्शन नहीं करवाएंगे। अब लिखो इसमें हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एप्लीकेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एप्लीकेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एप्लीकेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन। देखो, अगर कोई रिएक्शन दी जाए और सबका कंबशन दे दे, सारे रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है, तो उसका भी एक शॉर्टकट मेथड है। वो प्रॉपर मेथड तो वही रिएक्शन लिख के करने वाला, लेकिन एक मेथड भी होगा, देख लेना ध्यान से। सपोज करो रिएक्शन है जो अभी थोड़ी देर पहले देखा था, C2H4 प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू C2H6। मान लो इस रिएक्शन की एंथैल्पी आपको पता लगानी है और सबका कंबशन गिवन है, C2H4 का कंबशन गिवन है, हाइड्रोजन का भी गिवन है और C2H6 का भी गिवन है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है तो कैसे लिखोगे भाई आप? डेल्टा H कंबशन 1 किस में कन्वर्ट करोगे उसको? कितने CO2? 2, यहां पे तो 1 लेके करना पड़ेगा ना, क्या देना आपको? तो 2CO2 प्लस कितने H2O? 2H2O। अच्छा, अगर इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है तो किस में कन्वर्ट करोगे? एक H2 है तो एक H2O में। अगर इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी गिवन होता तो कितने कार्बन कितने CO2? 2 CO2 कितने वाटर? 3 H2O। यही तो बनाते हैं ना आप। ठीक है, अब एंथैल्पी क्या है? स्टेट फंक्शन, आप चाहे तो ऐसे और बात बराबर है। तो डेल्टा H कंबशन 1 प्लस डेल्टा H कंबशन 2 इक्वल टू डेल्टा H रिएक्शन प्लस डेल्टा H कंबशन 3। अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं एक साइड में, तो डेल्टा H रिएक्शन हमारे पास क्या आ जा रहा है? देखो, डेल्टा H कंबशन 1 प्लस डेल्टा H कंबशन 2 माइनस डेल्टा H कंबशन 3। अगर हम थोड़ा सा इसको और कर ले तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या हुआ? कंबशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या हुआ? कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है जो शॉर्टकट में लगा सकते हो, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये रिएक्शन की एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है। अगर सारे डेटा कंबशन के दे दे तो आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट पे सीधे निकाल सकते हो। अगेन वो जो कोफिशिएंट्स और मल्टीप्लाई कर देना, 2 CO2 है तो जितना भी होगा वो कर देंगे। ठीक है, तो उसको याद रखेंगे। तो अगर फॉर्मेशन का डेटा है तो क्या लगा देंगे? फॉर्मेशन वाले में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और सारा डेटा कंबशन का है तो क्या लगा देंगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, है ना। और वो जो यूनिवर्सल मेथड है वो तो हमेशा वैलिड है ही लगाने के लिए। ठीक है, ठीक है, यहीं तक कर रहे हैं। इस पे क्वेश्चन करवा सकता हूँ लेकिन आप फालतू कंफ्यूज हो जाओगे अभी। तो फॉर्मेशन पे थोड़ा सा अपन रुक रुक के करते हैं स्टार्टिंग में, फॉर्मेशन, कंबशन और बॉन्ड एंथैल्पी। उसके बाद फिर थोड़ा सा अपन एक साथ ले लेते हैं काफी सारी एंथैल्पी टर्म, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो कंबशन केवल फॉर्मेशन पे फोकस करो और कंबशन की डेफिनेशन याद रख के क्लास में आना। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ जो आप कर सकते हो अभी इस नॉलेज से।
देखो इसमें कुछ एक्सरसाइज बीच में भी हैं जिसमें क्वेश्चंस हैं सीट के या आपके चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चंस और रखे हुए हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, एक तो एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 51 पे है ना, 3 क्वेश्चन है इसमें, ठीक। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं कहां पे फॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नहीं है, फिर आप फिर इसमें S1 एक्सरसाइज में एक से के 7 तक कर चुके हो। पांच तक किया था ना अपन लोगों ने। तुम्हारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स 1 है उसमें O2 का वही 11 से 20 और एक H2 बच रहा है। वो तो 11 20 तुम लोग कर चुके हो ना पहले, तो मैं डिस्कस नहीं किया जा रहा। 10 इधर हो गए, 20 हो जाएंगे, ठीक है चलो इतना कर लो। ऑनलाइन स्टूडेंट एंड कर रहा हूँ मीटिंग, है ना। ओके, थैंक्स टू ऑल।